नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के क्या क्या उद्देश्य, क्या रोल, क्या इम्पोर्टेंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि वैसे तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हुए थे जिन्होंने अपने अपने फील्ड के ज़रिए अपने अपने मुताबिक बहुत से थियरीज़ लिखे। ठीक है, बहुत सारे थियरीज़ प्रपोज किए। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं थियरीज ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। दोस्तों, मैनेजमेंट थियरीज एक जनरल रूल्स का एक सेट है। ठीक है, एक जनरल रूल, यानी कि जैसे हमारे स्कूल में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ही एक इस प्रकार का जो मैनेजमेंट थियरीज है एक प्रकार का रूल्स है, एक रूल्स का सेट है। ठीक है, जो कि मैनेजर्स को, एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का काम करता है। अब थियरीज़ क्या होता है? थियरीज़ ये होता है कि एक एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, थियरीज़ आर एन एक्सप्लेनेशन जो कि एम्प्लॉयज़ को सहायता करता है ताकि वो अपने बिजनेस के जो काम कर रहा है, बिजनेस के जो काम कर रहा है वो उसके रिलेटेड कर सके। ठीक है, उसके रिलेटेड कर सके और बिजनेस को समझ सके, बिजनेस के गोल को समझ सके और उसके जो अचीवमेंट है, उसके जो गोल है वो समझ सके, वो अच्छे से इफ़ेक्टिवली समझ सके अपने गोल को। अब ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हुए, मैनेजमेंट के बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे प्रपोजर्स हुए जो मैनेजमेंट को प्रपोज किए, यानी कि मैनेजमेंट को बताया अपने अपने हिसाब से। जैसे कि हुए फ्रेडरिक विंस्लो टैलर, एल्टन मायो, हेनरी फेवल एट्सेट्रा। तो ये सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने फील्ड से, अपने अपने फील्ड के अप्रोच से मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया है, बताया है। लेकिन जो इनके जो अप्रोच हैं ये बहुत डिफरेंट है, अलग अलग प्रकार के हैं। किसी बिजनेस पे कोई और मैनेजमेंट चलता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलता है, जो कि रूल्स रेगुलेशंस एक ही होते हैं, मगर अप्रोच जो गोल तक पहुंचने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन ये जो जो ये इन मैनेजमेंट जो थियरीज़ हैं, जो ये सब थिंकर्स जो मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये हर जगह, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होता है। चाहे वह छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर चाहे कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत पड़ी, अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इस प्रिंसिपल्स में अगर सुधार करने की ज़रूरत पड़ी, तो बिजनेस या फिर बिजनेस का मैनेजर अलग अलग थियरीज़ तो यही रहेंगे, मगर इसमें कुछ नया इनोवेटिव, कुछ नया चेंजेस कर सकता है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ के पास अगर कुछ नया तरीका आया बिज़नेस के ग्रो करने का, अगर प्रोडक्शन करने का एम्प्लॉयज़ के पास अच्छा तरीका, सुझाव आया उसके अंदर, उसके दिमाग में, तो वो स्ट्रेटजीज़ वो उस थियरी में ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडर्न जो हम लोग थियरीज़ पढ़ रहे हैं, ये मॉडर्न मैनेजमेंट थियरीज़ है। या तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पुराने जो थियरीज़ हैं जो हमने ऊपर पढ़ा, तो ये सब बेसिस हैं मॉडर्न मैनेजमेंट थियरीज़ की, ये सब बेसिस है। यानी कि अगर ये रहेंगे तो हम लोग नया इनोवेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब पुराने मैनेजमेंट, पुराने थियरीज़ हैं, इसके बेसिस पे, इसके हिसाब से हम नया टेक्निक्स या फिर सिस्टम्स या फिर स्ट्रेटेजिक लगाकर न्यू, यानी कि मॉडर्न मैनेजमेंट थियरीज़ को अप्रोच करते हैं, यानी कि एप्लीकेबल करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, जैसी जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे कुछ टेंशन्स क्रिएट तो होते ही होते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ वर्कफोर्स तो होता ही है। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, वर्कफोर्स एंड सोसाइटी आर फेसिंग सम कॉमन प्रॉब्लम्स सच एज सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। चाहे वो काम करने की अथॉरिटी हो या फिर सोसाइटी हो, वो हर एक, मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम्स हो क्रिएट होता है हर जगह पे कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि किसको कौन सा काम सौंपा जाए। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है कि अपने काम को डिवाइड कर पाना, कि लोगों को बांट पाना कि कौन सा किसको काम दिया जाए,
कौन सा काम कौन से अथॉरिटी को दिया जाए ताकि वो अच्छे से उसे मैनेज कर सके। दूसरा पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो होता ही है भाई, जब बिजनेस बड़ा होता है या फिर हाई लेवल पे जब ऑर्गेनाइजेशन रहता है तो वहाँ पे तो स्ट्रेस तो होता ही है मैनेज करने का। लो मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ को बहुत ही मोटिवेट मैनेजर से बहुत कम होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि अच्छे से वो काम करें। एनवायरमेंटल इश्यूज़, अब जब मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो उनका जो नेचर है बिगड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के सामने थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा कि उनके आसपास का माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, अनसुना, यानी कि हम बोल सकते हैं थोड़ा सा मायूसी छाई रहेगी या फिर थोड़ा चिड़चिड़ापन ऐसा रहेगा। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, उनके बर्ताव में भी थोड़ा प्रॉब्लम्स दिखेंगे, वो मैनेजर से अच्छे से बात नहीं करेंगे। अगर मैनेजर अच्छे से बात नहीं किया तो एम्प्लॉयज़ भी बात नहीं करने वाले, यानी कि बात तो करेंगे मगर काम आएगा तो उतना थोड़ा चिड़चिड़ापन से बात करेंगे, थोड़ा जल्दी सुनेंगे नहीं। हेल्थ प्रॉब्लम, इससे क्या होता है कि हेल्थ के ऊपर भी कमी पड़ती है, जैसे आप स्ट्रेस लेने लगते हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। वर्क लाइफ बैलेंस, आप बिजनेस पे कितने समय तक टिकने वाले हो, कितने समय तक टिके रहोगे, ये होता है वर्क लाइफ बैलेंस। अकाउंटेबिलिटी, यानी कि हमारा जो बिज़नेस है, अकाउंटिंग, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि अकाउंटिंग इज़ मेन एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग से भी पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, घाटे में जा रहा है कि फ़ायदे में जा रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम बोल सकते हैं टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स थियरीज ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड सॉल्यूशन इन सच इश्यूज टू द मैनेजमेंट पीपल्स। तो ये जो थियरीज ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट लोगों को ये हेल्प करता है कि या फिर सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करता है ताकि वो इन सारे सिचुएशंस को, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, लो मोटिवेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, वर्क लाइफ बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी एट्सेट्रा, ये सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सके, ऐसी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कौन? थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। आइए दोस्तों देखते हैं अब कुछ थिंकर्स के बारे में जिन्होंने थियरीज ऑफ मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया। सो यहाँ पे पहले दिए हुए हैं हेनरी फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल एक फ्रेंच के माइनिंग इंजीनियर हैं जिन्होंने जो इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, जो इंजीनियर में माइनिंग इंजीनियरिंग में काम करते थे और वो लीड करते करते अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए और एक सक्सेसफुल मैनेजर बन गए। तो इनका जन्म हुआ था 1841 में और इनकी मृत्यु हुई 1925 में। हेनरी फेयोल अपना करियर एक फ्रेंच के माइनिंग कंपनी से स्टार्ट किए थे। माइनिंग इंजीनियर थे तो इन्होंने फ्रेंच के ही ये रहीवासी थे, तो वहीं पे ये वहाँ की एक कंपनी है जिसका नाम है फ्रेंच माइनिंग कंपनी। और वहाँ पर उन्होंने इतनी मेहनत किए, इतने एक्सपेरिमेंट्स किए कि वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पा लिए। इतने एक्सपेरिमेंट्स किए, इतने ऑब्जर्वेशंस किए, इतने थियरीज ऑफ मैनेजमेंट को प्रपोज किए कि इन्हें चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का भी पोस्ट मिल गया। तो इन्होंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस करने के बाद, ऑर्गेनाइजेशन में करने के बाद, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स यानी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किए, अपनी बुक में भी बताया, जिसका नाम था, इनके बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। सोचिए दोस्तों, इन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट्स, इतने ऑब्जर्वेशंस किए कि उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स भी मैनेजमेंट के एक्सप्लेन कर डाले। इवन उन्होंने एक बुक भी लिख डाली इस पर
जनरल इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जब इन्होंने इतने सारे कंट्रीब्यूशन किए अपने ऑर्गेनाइजेशन में और मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने सोचा, ठीक है, जितना भी एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, फिर जाके इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को मैनेज किया, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रपोज किया। इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट से के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से हेनरी फयोल को भी जाना जाता है और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं। और जो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को प्रपोज किया वो ये बताता है कि गाइडलाइन हमें देता है, और गाइडलाइन देता है ताकि हम डिसीज़न को अच्छी तरह से ले सकें। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को अच्छी तरह से चलाने के लिए अच्छी डिसीज़न हम ले सकें, ऐसा इनके जो 14th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये हमें गाइडलाइन देते हैं। आइए दोस्तों हेनरी फयोल के जो 14th प्रिंसिपल्स है उसे अब जानते हैं। फ्रेंड्स, जो ये 14 प्रिंसिपल्स है हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर एक मतलब 12th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई 5 या फिर 8 एग्जाम्पल्स या फिर प्रिंसिपल्स पूछते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं। सो बी प्रिपेयर एंड आइए ध्यान देते हैं इस पर। आइए फ्रेंड्स अब जानते हैं इसके डेफिनेशन। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर आपके बिजनेस है उसे आप संभालना, उसे आप क्या करेंगे कि अलग अलग एम्प्लॉयज़ को, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग काम देंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ टेक्निकल फील्ड में रहेंगे जो टेक्निक को संभालेंगे, जो फाइनेंशियल को देखेंगे, ठीक है, जो ऐसी अथॉरिटी बनाएंगे, कुछ ऐसी अथॉरिटीज़, कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को देखेगी, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कॉमर्स को देखेगी, जो प्रोडक्टिविटी को देखेगी, या तो सिक्योरिटी ऑपरेशंस को देखेगी। ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी भी तो होते हैं, जो सिक्योरिटी के काम करते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे क्रिएट करेंगे। या तो अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, जो कि अकाउंटिंग का काम करेंगे, अकाउंटेबिलिटी यानी कि हिसाब किताब का काम रखेंगे। लेकिन ये सारा काम उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिसके अंदर क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ होती है, तब जाके बिजनेस का प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है और एम्प्लॉयज़ का जो इफ़िशियंसी जो होती है यानी कि क्षमता जो होती है वो और बढ़ जाती है, ठीक है, ताकि वो उसे समझ में आ जाता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है और उसके हिसाब से वो और भी अच्छा काम करता है। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो ये हम जान चुके हैं कि अथॉरिटी इसलिए बनाई जाती है ताकि वो अपनी खुद से डिसीज़न ले सके, ठीक है, ताकि वो अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेट को यानी कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को अच्छे से काम दे सके। उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो किस एम्प्लॉय को कौन सा काम देगा, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां रहती हैं कारोबार संभालने का। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अथॉरिटी है जो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ समय के लिए एक टास्क दिया कि उतने समय में आपको ये टास्क पूरा करना है। ये जो काम दिया गया है उसे जितने टाइम आपको दिया गया है उतने समय में आपको करके पूरा करना है। अगर ये एम्प्लॉयज़ नहीं किए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? अथॉरिटी की, जो काम इसे दिया है। तो बाद में अथॉरिटी क्या करेगी? उस एम्प्लॉयज़ को ये जो अथॉरिटी है ये फिर से उसे वही काम देगा ताकि वो फिर से उस टास्क को कंप्लीट कर सके। अब उस अथॉरिटी के जो मैनेजर हैं, क्योंकि हर एक प्रकार के अथॉरिटी के पास अपने अलग अलग मैनेजर्स होंगे, फाइनेंशियल जो अथॉरिटी होगी उसकी एक अलग मैनेजर होगा, तब
इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि मैनेजर के ऊपर कि वो उस अथॉरिटी की जो मैनेजर है वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके, ताकि वो अपने गोल को, अपने एम को अच्छे से पा सके, या फिर प्रॉफिट मोटिव यानी प्रॉफिट को अच्छे से कंज्यूम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। हर एक अकॉर्डिंग टू फेयल, यानी कि जो फेयल का जो ये प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज मोस्ट एसेंशियल थिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़रूरत होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि वो मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज कर सके, ताकि एम्प्लॉयज़, जो बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन जो उन्हें काम दे रही है उसकी बातों को मान सके, उसके रूल्स रेगुलेशन को समझ सके। यही है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन हमें हेल्प करता है, एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को हेल्प करता है, ताकि वो अपने बिजनेस के एम को, अपने बिजनेस के गोल को अच्छे से पा सकें। गुड डिसिप्लिन इज़ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से डिसिप्लिन है तो इसका मतलब ये होता है, इसका आउटपुट ये निकलता है कि आप एक अच्छे लीडरशिप हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी अथॉरिटी को अच्छे से मैनेज कर रहे हो। जैसे कि स्कूल में या फिर कॉलेज में एक मॉनिटर बनाया जाता है कि अगर टीचर एब्सेंस हो गया तो टीचर के एब्सेंट में मॉनिटर पूरी क्लास को हैंडल करेगा। अगर मॉनिटर अच्छे से हैंडल कर पाया पूरी क्लास को तो वो एक अच्छा लीडरशिप और एक अच्छा मॉनिटर कहलाएगा। और डिसिप्लिन ऐसी भी होनी चाहिए कि भाई मैनेजर किसी से बात नहीं कर, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई भी तालमेल हो ही ना, बिटवीन कोऑर्डिनेशन कुछ हो ही ना, उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स रेगुलेशंस को समझ सकें। तो बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन जो छोटे छोटे जो डिसिप्लिन्स हैं, ये जो छोटे छोटे प्रॉफिट मोटिव्स को अचीव करने के लिए हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट तक पहुंचना ज़रूरी होता है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस आ गया था। तो ये जो छोटे छोटे बेसिक डिसिप्लिन हैं मैनेजमेंट के, हर एक लेवल पर इसे लगाना चाहिए, मतलब हर एक लेवल पर ये डिसिप्लिन होनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू फेयर्स दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ईच एंड एवरी member of organization should receive the orders only from the one person or one manager, otherwise they will be confused to do whose work at right time. Okay, मान लीजिए आप किसी बिजनेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपके जो हेड हैं, आपके जो आप बॉस हैं, दो बॉस हैं वहाँ पे, ठीक है, वो कुछ एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं कुछ और काम, और दूसरा मैनेजर आके बता रहा है कुछ और काम। तो आप पहले किसको करेंगे, पहले वाले को या फिर दूसरे वाले को? कंफ्यूज तो होंगे ही ना। तो इससे क्या होता है कि बिज़नेस के जो ओवरऑल बिज़नेस होता है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है कि आप अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो मैनेजर हैं, तो अपने अपने डिसीजंस को अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होंगे, एम्प्लॉयज़ डेफिनेटली कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आखिर मैं किसका सुनूं पहले। मुझे तो सुनना तो सबका है क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूँ, लेकिन भाई सुनो तो सबका सुनोगे तो कन्फ्यूज तो हो ही जाओगे ना, क्योंकि आप राइट टाइम पे राइट वर्क कर नहीं पाओगे कि पहले आप किसका काम करोगे। तो ये जो ओवरऑल जो प्रोसेस है, ओवरऑल जो कन्फ्यूजन्स होता है, पूरे बिजनेस पे इफ़ेक्ट करता है। अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाता बिजनेस राइट वे पे, रॉन्ग अप्रोच है ये जो कि। और आप यहाँ पे एक फिगर जो दिया है राइट अप्रोच एंड रॉन्ग अप्रोच, तो रेड कलर में जो पॉइंट है वो दर्शाता है कि ये सुपीरियर है, एक सुपीरियर है, और जो सबऑर्डिनेट है वो ग्रीन कलर से दर्शाया है। तो देखिए एक मैनेजर है जो तीनों को गाइड कर रहा है, तीनों को एक ही डायरेक्शन दे रहा है ताकि वो अच्छे से काम कर सकें।
मान लीजिए आपके पास 2 मैनेजर्स आ गए और 3 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, 2 मैनेजर्स हैं और 3 एम्प्लॉयज़ हैं, और मैनेजर्स अपने अपने डिसीजंस, अपने अपने ऑर्डर्स हर एक तीनों को दे रहे हैं, तीनों को अलग अलग डिसीजंस दे रहे हैं, तो क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है राइट वे पे चल पाएगा? नहीं, ये रॉन्ग अप्रोच है, बिजनेस के लिए एक प्रॉफिट मोटिव हासिल नहीं कर पाएगा। अब फ्रेंड्स, 5th प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक प्रकार से देखें तो ये भी एक ही वही ऑब्जेक्टिव जो हमने ऊपर पढ़ा कि देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर होना चाहिए जो अपने एम्प्लॉयज़ को एक ही डायरेक्शन दिखा सके कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और हमें अपना ऑब्जेक्टिव कैसे पाना है, अपने ऑब्जेक्टिव को कौन कौन से टेक्निक्स को यूज़ करने के तरीके होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को बता सके। सो डायरेक्शन अच्छे से देने वाला होना चाहिए, ऐसा मैनेजर होना चाहिए। इसलिए कहते हैं देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। एक ही हेड हो और एक ही प्लान बनाए ताकि वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे अथॉरिटी को एक दिशा निर्देश दे सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एक एम्प्लॉई के ऊपर फोकस न करके पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। अगर आप डिसीजन को ले रहे हो, अगर आप अपने किसी एम्प्लॉई को, मतलब अगर आपका टाइम आ गया कि आप एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक एम्प्लॉय को नहीं देखोगे। अगर आप डेली वेजेस दे रहे हो या फिर वीकली वेजेस दे रहे हो तो हर एक एम्प्लॉय को इक्वली अमाउंट देना पड़ेगा, इक्वली वेजेस देने पड़ेंगे। किसी एक एम्प्लॉय को देखकर नहीं, हर एक एम्प्लॉय को देखना पड़ेगा आपको, पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा आपको। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जब आप कोई गेम खेलते हो तो आप ये नहीं सोच के खेलते कि सिर्फ मुझे ही जीतना है, अवार्ड सिर्फ मुझे ही मिलेगा, नहीं। अगर आप ग्रुप में खेलते हो तो आपको नहीं, पूरे ग्रुप को रिवॉर्ड मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल आपको नहीं मिलेगा। किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्लेयर को नहीं मिलेगा, पूरे मैच टीम को मिलेगा, जो टीम है आपका पूरे टीम को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल जो है ये हमें बताता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये रिफ़र करता है, कंसंट्रेशन रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज़, कि कौन सा काम किस अथॉरिटी को देनी चाहिए। अगर मैंने फाइनेंशियल का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और मैनेजमेंट को दे दिया, किसी और अथॉरिटी को दे दिया कि वो कॉमर्शियल अथॉरिटी से है, मैंने उसे फाइनेंशियल का दे दिया, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ होगी कि वो फाइनेंशियल का है और कमर्शियल तो उससे आता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो सिचुएशन है सिर्फ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन पर ही होते हैं, लेकिन जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन इसी का अपोजिट, सेंट्रलाइजेशन का अपोजिट हो जाता है। और ये प्रिंसिपल हमें ये भी बताता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, बैलेंस अच्छे से बना होना चाहिए, ताकि कौन से ऑर्गेनाइजेशन को, कौन से अथॉरिटी को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देनी है। और ये तभी होता है जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ देखा जाता है कि कैसा है, नेचर ऑफ एक्टिविटी कैसा है, बिज़नेस छोटा है या बड़ा है, बिज़नेस में कौन से प्रोडक्टिविटी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन ये कहता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को
हमेशा सेटिस्फाई रखोगे फाइनेंशियली, या फिर आप उन्हें टाइम ज़्यादा दोगे मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का, ठीक है, ताकि वो सेटिस्फाई रह सके। सभी एम्प्लॉय को एक प्रकार से इक्वली अमाउंट पे करेंगे, इक्वली वेजेस देंगे उन्हें, ताकि वो किसी के मन में भेदभाव ना रह सके कि हमारा मैनेजर ऐसा है, हमें कम पैसा मिलता है, इससे ज़्यादा मिलता है, ऐसा वैसा कुछ डिस्प्यूट्स ना हो। ऐसा हमें रिम्यूनरेशन यानी कि फेयर रिम्यूनरेशन करना चाहिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे और प्रोडक्टिविटी अच्छे से कर पाएंगे, उनकी इफ़िशियंसी लेवल भी बढ़ेगी। लेकिन जो आप रिम्यूनरेशन दोगे वो फिक्स्ड होना चाहिए, ये देखते हुए कि बंदे का स्किल कैसा है, वो किस फील्ड में एक्सपर्ट है, उसकी नॉलेज कैसी है, वो कितने साल से रह रहा है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि कैसे वो बिज़नेस को हैंडल करता है, मार्केट में ट्रेंड कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी यानी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वजह से क्या क्या प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो आप देखोगे। ये देखते हुए आप उनके रिम्यूनरेशन को यानी कि उनकी सैलरी या फिर वेजेस को फिक्स्ड रखोगे। नेक्स्ट है स्केलर चेन। फ्रेंड्स, स्केलर चेन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आने वाले सिचुएशन में जो भी घटनाएं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो हमें एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचाता है। जैसे कि अगर एक हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि ए के पास अगर सिचुएशन आई, ए को अगर पता चल गया तो ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि बहुत ही समय लग जाता था मैनेजर के पास आते तक ये खबर कि कौन से लेवल पे कौन सी घटनाएं होने वाली हैं या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अब ड्यू टू मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इट हैज़ बीन चेंज्ड कि अब ये होता है कि आप बिना परमिशन लिए, लेकिन परमिशन अगर आप हेड से मिलना चाहते हो, ठीक है, अगर आप हेड से मिलना चाहते हो तो किसी मैनेजर से आप परमिशन लोगे तब जाके उस मैनेजर से आप मिल सकोगे। तो इससे क्या होगा कि आपके जो पास नॉलेज है, आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो आप डायरेक्टली हेड के पास पहुंचा सकते हो, हेड आपके पास पहुंचा सकता है। अगर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से मिलता है, अगर आप कम्युनिकेशन आपके बीच अच्छा है तो आपके जो बिज़नेस है अच्छे से ग्रो कर पाएगी, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में डिले यानी कि देर नहीं होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन बताने में डिले यानी देर नहीं होगी। इट इज़ टर्म्ड एज गैंग प्लैंक और इसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब होता है कि आप विदाउट एनी डिले यू कैन से योर इंफॉर्मेशन टू द हेड डायरेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एक ऐसा प्लेस हो जो हर एक चीज़ के लिए हो, लेकिन एंड एवरीथिंग इट्स प्लेस, लेकिन उस प्लेस पर सब कुछ हो। एक प्लेस ऐसा हो जो सबके लिए हो, लेकिन उस प्लेस पर सब कुछ हो, सारे प्लेस को कंज्यूम करे वो। इसका मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर कोई मटेरियल हो, वो राइट प्लेस पे होनी चाहिए, सही जगह पर होनी चाहिए, सही टाइम पर, ताकि उसका हम सही टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें और एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। और ह्यूमन रिसोर्सेज को भी पता होना चाहिए कि वो राइट प्लेस पर है और राइट जॉब पर हो। और ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ये दोनों पे फोकस करता है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हो, दोनों को बैलेंस बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट, यानी कि बिजनेस या फिर मैनेजमेंट सबऑर्डिनेट के साथ
अच्छे से बिहेव करना चाहिए, चाहे वो डिवीज़न ऑफ वर्क के समय हो, या फिर अथॉरिटी को डिवाइड करते समय हो, या फिर मॉनेटरी टर्म्स में हो, चाहे वो वेजेस को बांटने का टर्म हो, चाहे कौन सा भी टर्म हो, या फिर टाइम हो। इक्विटी यानी कि एकता दोनों के पर बनाए रखना है। सबसे सारे एम्प्लॉयज़ से अच्छे से बिहेवियर रखना चाहिए, और ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए जिससे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, कोई भी एम्प्लॉय से डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव नहीं करना चाहिए। बिजनेस में ये रोल होना ही नहीं चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन हो सके, और ये देखकर नहीं डिपेंड होना चाहिए कि रिम्यूनरेशन ऐसा प्रोवाइड नहीं करना चाहिए कि अगर ये छोटे लेवल का है तो इसे कम सैलरी मिले, ये बड़े और अथॉरिटी डिपार्टमेंट का है तो इसे बड़ी सैलरी मिले। नहीं, ये सारे सबऑर्डिनेट्स को, सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वल अमाउंट पे करेगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स यानी झगड़ा कम हो सकता है। झगड़ा होगा ही नहीं, सवाल ही उठता। अगर आप अच्छे से एम्प्लॉयज़ को वेजेस दे रहे हो तो झगड़े या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स होंगे ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, यानी कि जब आप या फिर जब कोई एम्प्लॉयमेंट जब रिटायर लेता है तो ये मैनेजमेंट को जान लेना चाहिए कि जो बंदा या फिर जो एम्प्लॉई रिटायर हो रहा है वो कितने समय तक रहा, ठीक है, कितने समय तक जॉब सिक्योरिटी करता रहा या फिर अपने बिजनेस में एम्प्लॉय रहा, कितने समय तक, कितने सालों तक काम किया इसने। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है कि एम्प्लॉयज़ के बारे में समझ पाना, उसके बिहेवियर को अच्छे से समझ पाना, उससे अच्छे से कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। ये जो स्टेबिलिटी ऑफ टेनर प्रिंसिपल है बहुत ही हेल्प करता है। अगर आपके बिजनेस में थोड़ा सा भी इनसिक्योरिटी आ गई तो आपके एम्प्लॉयज़ की इफ़िशियंसी पर एडवर्सली इफ़ेक्ट करेगा, चाहे वह जॉब सिक्योरिटी हो या फिर कुछ और। जो कि जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइजेस एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, लेकिन ये क्योंकि जॉब सिक्योरिटी अपने टर्नओवर, अगर ये रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, अगर ये रिटायरमेंट हो गया तो आपके जो टर्नओवर है यानी कि जो आपकी प्रॉफिट होने वाली थी ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसे जान लेना चाहिए कि जो सामने वाला एम्प्लॉय कितने सालों तक, कितने साल से अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा, और मैं उसे कैसे मनाऊं कि वो मेरे बिज़नेस तक टिका रहे। अगर वो ज़्यादा समय तक टिका रहा तो उसे एक्सपीरियंस हो जाएगा, मेरे मतलब जितने भी काम उसने किए होंगे उसे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन से काम कब करने हैं, सारे डिसिप्लिन, सारे मैनेजमेंट उसे पता हो जाएंगे। तो उसे मैनेजमेंट को ये जान लेना चाहिए कि उसे जाने नहीं देना है, ठीक है, जाने नहीं देना है, उसे यहीं पे टिकाए रखना है ताकि वो काम करते रहे और अपना प्रोडक्टिविटी अच्छे से देते रहे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय है वो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता, बट किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है। तो ये प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर किसी एम्प्लॉय के अंदर, किसी एम्प्लॉय के माइंड में कुछ नया क्रिएटिविटी आ गया, इनोवेटिव वे आ गया, तो वो अपनी तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मैनेजर को बता सकता है ताकि वो अच्छे से प्रोडक्टिविटी कर सके, अपने बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसे अच्छे से प्रोडक्टिविटी कर सके। ये नहीं होना चाहिए कि सारा डिसीजन मैनेजर ही लेगा, नहीं, मैनेजर हर एक एम्प्लॉयज़ की सुनने वाला होना चाहिए, तब जाके एम्प्लॉय जो बिज़नेस है वो ग्रो करता है और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना रहता है। और जो प्रॉफिट की जो टास्क होते हैं, ठीक है, जो काम होते हैं वो जल्दी से जल्दी और कम समय में हो जाता है। इससे एम्प्लॉयज़ को भी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है और एम्प्लॉयज़ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लेता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि हाँ, मैं भी एक जिम्मेदार एम्प्लॉय हूँ और मैं भी अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकता हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स, यानी कि टीम वर्क। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरे टीम है, ठीक है। तो आप अपने आप को नहीं देखोगे, पूरे टीम को देखकर चलोगे। हेनरी फेवल इस जो प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉर्प्स यानी कि टीम वर्क, इसे बहुत ही एम्फसाइज करते हैं, यानी कि बहुत ही महत्व देते हैं इस टीम वर्क पे, क्योंकि एकता में यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में ही ताकत है। ये बात हेनरी फेवल अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए इन्होंने इसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज किया। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है, अच्छे से ग्रो करता है, तो इसके पीछे ग्रुप एक्टिविटी ही होती है और ह्यूमन रिसोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। अगर ऑर्गेनाइजेशन के सारे वर्कर, सारे एम्प्लॉयज़ म्यूचुअल ट्रस्ट या फिर यूनियन बना के रखते हैं, यूनिटी बना के रखते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तब डिफ़िकल्टीज़ को मतलब कम समय में जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैनेजर को या फिर लीडर को टीम वर्क क्रिएट करना चाहिए, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर को साथ साथ लेकर सारे एक दूसरे पर भरोसा या फिर ट्रस्ट करके अपने गोल को इजीली पा सकें। फ्रेंड्स, जितने भी अब हमने 14th हेनरी फेवल के प्रिंसिपल्स देखे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ही यूज़फुल होता है, वेरी यूज़फुल इट इज़, क्योंकि इफ़िशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली ये वर्क करता है। देयरफॉर these are also supportive to functions of management. These principles are very logical and therefore applicable in the modern management. इसलिए ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे मैनेज होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक विंस्लॉ टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, जो कि दूसरे प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को थियरी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से समझाया है। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो थियरी ऑफ मैनेजमेंट को, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।